हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं 21 वर्ष का हूँ। मैं आपके YouTube चैनल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं बांग्लादेश से हूँ और मैं माइमेंसिंग डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मैं एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे खुद के साथ पेश आई थी। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 10 साल का था और बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में रहता था। उस वक्त मैं अपने पेरेंट्स और 2 भाइयों के साथ एक अपार्टमेंट में रहता था। उस अपार्टमेंट में 2 बेडरूम, 1 बाथरूम, 1 किचन और 1 बालकनी थी। अपार्टमेंट मेरे ख़ानदान के साइज़ के लिहाज से थोड़ा छोटा था, लेकिन कुछ माली मसाइल की वजह से हमें वहीं पर मैनेज करना पड़ा। एक दिन मेरे मामू, जो मेरी माँ के सगे भाई हैं, हमसे मिलने हमारे घर आए। वो दोपहर को आए और हमारे साथ कुछ वक्त गुजारा। हमने गपशप की और टीवी देखा। अब रात हो चुकी थी और रात 8 बजे के करीब मुझे नींद आने लगी। मुझे सुबह 6:30 बजे स्कूल के लिए उठना पड़ता है। मैं एक तरह का सुस्त लड़का था और हमेशा रात 8 बजे सो जाता था। इसलिए मैं सिर्फ मामूल के मुताबिक ही टीवी देख रहा था और अब सोने की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मैंने अपनी माँ को ये कहते हुए सुना कि भाई आज रात आप हमारे घर ठहर जाइए। मुझे वक्त ठीक से याद नहीं, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो तकरीबन ये आधी रात का वक्त हो चुका था। मैं अपने पेरेंट्स के कमरे में सो गया था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नहीं जगाया और मुझे उसी कमरे में सोते रहने दिया। और अम्मी भी मेरे पास ही सो रही थी। मैंने सोचा कि शायद अभी दूसरे कमरे में मेरे भाइयों के साथ सो रहे होंगे। मैं दोबारा सोने की कोशिश कर रहा था, मगर न जाने क्यों मुझे दोबारा नींद नहीं आ रही थी। क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए मैंने बाहर की तरफ इधर उधर देखा। हॉल के रास्ते में एक लंबी सायादार शक्ल नज़र आ रही थी। जिस कमरे में मैं लेटा हुआ था और वो जहाँ खड़ा था, उसके दरमियान एक लंबा कॉरिडोर था और साये की शक्ल उस कोने में इस तरह झांक रही थी जैसे वो मेरे साथ खेल रही हो। मुझे मौत से तो बहुत ज़्यादा डर लगता था, मगर मैं अपनी माँ को जगाना नहीं चाहता था, क्योंकि आज रात जहाँ मेरे मामू ठहरे हुए थे, इसलिए मैंने सोचा कि सामने कोई और नहीं बल्कि मामू ही होंगे। वैसे हकीकत में ऐसा हो तो नहीं सकता कि वो आधी रात को हॉल में खड़ा मुझे घूर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि ये मामू ही होंगे और कौन अंदर आ सकता है। एक बार जब मैंने दिल में ये फैसला किया कि ये मामू ही होंगे, तो मुझे मज़ीद डर नहीं लगा और आखिरकार में सो गया। हालांकि उस आदमी ने हाल में से बिल्कुल घूरना नहीं छोड़ा। जैसे ही वो मुझे दिखा, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि मैंने उस आदमी को अपना मामू ही क्यों समझा। जब मैं सुबह को उठा तो मुझे पता चला कि हकीकत में मेरे मामू रात को हमारे घर ठहरे ही नहीं थे। ये सुनकर तो मैं बहुत डर गया था। आज दिन तक मैं नहीं जान पाया कि वो क्या चीज़ थी जो उस रात मुझे हाल में दिख रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कैम्बरली है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरी स्किन लाइट ब्राउन, भूरी आँखें और कंधों तक लंबे से बाल हैं। मैं अपनी पर्सनल खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ 2 साल पहले पेश आई थी। जुमे का दिन था और मैं अभी भी स्कूल से घर वापस आया था। मैंने अपनी माँ को सलाम किया जब वो काम पर जा रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा वेट ना करना, क्योंकि मैं देर से घर वापस आऊँगी। मेरे अब्बू ने हमें उस वक्त अकेला छोड़ दिया था जब मैं बच्चा था, और तब से यहाँ सिर्फ मेरी माँ और मैं ही रहते थे। मैंने अम्मी से कहा, ठीक है अम्मी आप जाइए, और वो चली गई। मैं ऊपर गया और अपना इजी ड्रेस पहना, फिर नीचे किचन में चला गया, जहाँ मैंने रात के लिए अपना खाना पकाना शुरू किया और अम्मी के लिए भी खाना बनाया ताकि वो काम से वापसी पर खाना खा लेंगी। खाना पकाने के बाद मैंने थोड़ा सा काम किया और फिर शॉवर लिया। रात का खाना खाया, तमाम खिड़कियों और दरवाज़ों को चेक किया।
ताकि मैं मेक श्योर कर सकूं कि उन सब को ताला लगा हुआ है या नहीं। जब मैं सफाई से फारिग हो गया तो मैं अपना लैपटॉप उठा के अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मैं वो शोज़ देखना चाहता था जो मैंने इन दिनों मिस किए थे। मुझे शोज़ देखते हुए 3 घंटे बाद मैंने आवाज़ सुनी कि हमारा मेन दरवाज़ा खुला और बंद हुआ है। मैंने सोचा कि शायद मेरी अम्मी होंगी, इसलिए मैंने कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दी और वापस अपने शोज़ पर फोकस किया। मैंने हेडफोन लगाए हुए थे, इसलिए मैं अपनी माँ को मुझसे बात करते हुए नहीं सुन सकता था। आमतौर पर उन्हें मुझसे बात करने के लिए मेरे पास ही आना पड़ता था। और उस वक्त जब मैंने महसूस किया कि कोई इसी सोफे पर टेक लगाने लगा है जिस पर मैं बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने आस्ते से अपना सर उठाया, मैंने देखा कि मेरी माँ मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें खोले शिद्दत से मुझे घूर रही है। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ माँ? मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उन्हें काफ़ी देर तक देखता रहा। मुझे लगा कि उनके साथ कुछ रॉन्ग हो चुका है। मैं बिल्कुल सही तौर पर तो नहीं बता सकता, मगर मैंने उनकी बहुत बुरी हालत देखी। जैसे ही मैंने करीब से देखा, मैंने देखा कि उन्होंने नर्स का स्कार्फ नहीं पहना हुआ था। मैंने सोचा कि शायद वो ऊपर चली गई हो और मेरे देखने से पहले ही उन्होंने चेंज कर लिया हो। मुझे घूरने के तकरीबन 30 सेकंड बाद उसने धीरे से ऊपर छत की तरफ देखा और पीछे मेरी तरफ देखा, फिर मेरा माथा चूमा। उसके होंठ इतने ठंडे थे, यूं लगा जैसे उसने अपने होठों पर बर्फ़ डाल दी हो, और बर्फ़ को होठों पर इतनी देर डाले रखा हो जब तक कि वो जम न जाए। फिर वो किचन में चली गई और मैं जहाँ बैठा था वहाँ से उसे नहीं देख सकता था। मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा और वापस अपने शोज़ पर फोकस किया। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मेरी अम्मी ने तो मुझे बताया था कि मेरा इंतज़ार ना करना, मैं घर देर से आऊँगी। मुझे ये भी याद आया कि जब से मैं बड़ा हो गया हूँ, इस तरह से मेरी अम्मी मेरे करीब नहीं आई हैं, और ना ही मेरे बचपन के बाद उन्होंने आज तक मेरा माथा चूमा है। मैं 1 मिनट के लिए तो हैरान हो गया, मगर फिर मैंने आस्ते से अपना फ़ोन उठाया और इस उम्मीद पर फ़ोन किया कि मुझे घर में कहीं अम्मी के फ़ोन की बेल सुनाई देगी। माँ ने फ़ोन उठाया और मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने माँ से पूछा, क्या तुम घर पर हो? माँ ने जवाब दिया, नहीं बेटा। और मुझसे पूछा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैंने माँ को बताया कि घर में कोई है। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैंने उसे देखा है या कोई चीज़ अपने होने का एहसास दिला रही है। लेकिन माँ ने मुझसे कहा, बेटा आप पड़ोसी के घर भाग जाओ, मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। माँ ने पुलिस को कॉल करने के लिए मेरी कॉल ड्रॉप कर दी। तब मैं उठकर भागा। जब मैं बाहर जाने के लिए मेन दरवाजे पर था, मैंने पीछे हॉलवेज में देखा, वो अंधेरे में मौजूद वहीं खड़ी थी। मैं भागकर अपने पड़ोसी के पास गया और ज़ोर से नॉक किया। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर जाने दिया। मैंने उसे बताया कि कोई हमारे घर में घुस आया है। पुलिस को कॉल करने के 5 मिनट के बाद ही मैंने पुलिस को आते हुए सुना। उस वक्त मैं अपने पड़ोसी के साथ बाहर था जब हमने पुलिस वालों को अपने घर में दाखिल होते देखा। तकरीबन 10 मिनट के बाद एक पुलिस वाला मेरे पास आया और कहा कि उन्हें घर में दाखिल होने वाले किसी भी शख्स का, किसी भी चीज़ का कोई सुराग नहीं मिला। मैं अपने पड़ोसी के घर देर तक इंतज़ार करता रहा जब तक कि मेरी माँ घर वापस नहीं आई। मेरे साथ इस दर्दनाक वाक़ये को 2 साल हो गए हैं, मगर हम 1 साल पहले ही वहाँ से चले गए थे और मैंने आज तक ये वाक़या किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं, कि मैंने उसकी शक्ल के भूत को देखा है। हेलो दोस्तों, मेरे साथ पहली बार ऐसी खौफनाक चीज़ पेश आई है, या यूँ कह लीजिए कि मैंने पहली बार वाकई में कोई खौफनाक चीज़ देखी है। मैं उस वक्त 12 साल की थी जब ये वाकया पेश आया। मंडे को हमारी ब्रेक का टाइम शाम 5 बजे का था। मुझे इस चीज़ से बहुत नफरत थी, क्योंकि शाम 5 बजे ब्रेक का टाइम बहुत लेट था। आज मुझे अपनी क्लास के कुछ बच्चों के साथ क्लासरूम साफ करने का काम सौंपा गया था, इसलिए आप समझ सकते हैं कि आज तो स्कूल में मुझे शाम के 5:30 बज जाएंगे। हमारे स्कूल की मुख्तसर सी तफसील कुछ यूँ है कि मैं एक प्राइवेट कैथोलिक स्कूल में जाती हूँ
हमारे स्कूल के कोर्ट के साथ ही एक गेट था और उसके पीछे एक और गेट था जिसे वो रेजिडेंट्स का गेट कहते थे, जहाँ राहिबा और पादरी रहा करते थे। ये रेजिडेंस ग्रे कंक्रीट की दीवारों के साथ बना हुआ पुराना और जंग आलूद था। लोग इसके बारे में बहुत अफवाहें फैलाया करते थे। चूँकि ये बहुत पुराना है इसलिए वहाँ कुछ राहबाओं की मौत भी हुई है। हमारा क्लासरूम तीसरी मंजिल पर वाक़ है। हॉलवेज बिल्कुल छतों की तरह हैं, इसलिए जब आप नीचे देखेंगे तो आप स्कूल का सारा मंजर देख सकते हैं। ताहम हमारे कमरे के सामने आप वो घर भी देख सकते हैं जहाँ राहिबा और पादरी रहा करते थे। उस वक्त तो मैंने वाकई इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन आखिरकार कुछ चीज़ों में तब्दीली आना शुरू हो गई। उससे अगले दिन पहले ही काफ़ी अंधेरा हो चुका था और ऊपर से शाम के 6 बज चुके थे। अगर मुझे अच्छी तरह याद हो तो जब दूसरे बच्चे कमरे के अंदर सफाई कर रहे थे तो मैं अपनी खिड़की साफ़ करने के लिए बाहर हॉलवेज में चली गई। मैंने काम को थोड़ी देर रोका और मुड़कर दूसरी तरफ देखा। वहाँ पर एक घर नज़र आया। मैं आराम करना चाहती थी और अपने हॉलवेज की छत पर टेक लगाना चाहती थी और आसमान को देखना चाहती थी, मगर वो तो पहले ही डार्क हो चुका था। जब मैंने वहाँ से नज़रें हटाई और दोबारा उस घर की तरफ देखा तो मुझे घर के बिल्कुल सामने कुछ नज़र आया। एक शक्ल, कोई चीज़ या कुछ और जो सफ़ेद कपड़े में ढका हुआ है। आप बिल्कुल भी उसकी शक्ल और रंग के अलावा कुछ भी नहीं देख सकते। वो चीज़ जो मुझे सिर्फ एक सफ़ेद कंबल में ढांपे हुए इंसान जैसी दिखी। मैं थोड़ा सा नीचे झुकी और सोचने लगी कि यह अजीब चीज़ क्या हो सकती है। मैंने अपने क्लासरूम के दरवाजे को खुलते हुए सुना तो अपनी दोस्त को देखने के लिए मुड़ी। वो दोस्त जिसका नाम कैरी है। कैरी, उधर देखो, वो क्या चीज़ है। मैंने सरगोशी में कैरी को इशारा किया और नीचे की तरफ देखने का कहा, जहाँ मैंने अजीबोगरीब शक्ल देखी थी। मैंने जल्दी से उस तरफ मुड़कर देखा, मगर वो चीज़ गायब हो चुकी थी। उस वक्त मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी को इतना ठंडा महसूस किया कि मैं बता नहीं सकती। मैं उस वक्त तक बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं थी जब तक वो चीज़ मेरे सामने खड़ी थी, मगर जब वो गायब हुई तो मेरी जान ही निकल गई। मैं दंग रह गई और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो यहीं पर था तो कहाँ गया? क्या हो रहा है यहाँ पे? कैरी ने मुझसे पूछा। फिर मैं अपने ख्यालात से बाहर निकल आई और मुझे सही तरह से याद भी नहीं आ रहा कि मैंने कैरी को क्या बताया, कि मैंने वहाँ कुछ देखा है या फिर उसे बातों बातों में ही टाल दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ वही याद है जो मैंने महसूस किया था। लेकिन घर जाते हुए मैं बहुत खौफज़दा और परेशान थी। वो क्या चीज़ थी? क्या ये मेरी आंखों का धोखा था? इतनी जल्दी गायब कैसे हो गई वो? अगले हफ्ते जब दोबारा मंडे का दिन था और मुझे दोबारा सफाई करने के लिए असाइन किया गया, मैंने उसी जगह देखा जहाँ मैंने वो चीज़ देखी थी, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि मैंने खिड़की पर भी नज़र डाली और उसे दोबारा देखा तो वहाँ कोई चेहरा नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ एक सफ़ेद कंबल में ढकी हुई एक औरत दिखी। मैं बिल्कुल भी दोबारा अपने दोस्त को ये मंजर दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए बस मैंने अपना मुंह बंद रखा और वापस क्लासरूम के अंदर भागी। सफाई करते वक्त मेरे दोस्त शोर मचा रहे थे। उस शोर की वजह से मेरा ध्यान उस चीज़ से हट गया। मैं आज तक नहीं जान पाई कि वो चीज़ क्या थी, लेकिन जब भी मुझे उसके बारे में अफवाहें याद आती हैं तो मेरा दिमाग एकदम चकरा जाता है और मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि शायद वो चीज़ मुर्दा रहबाओं में से हो। हेलो दोस्तों, मैं फिलिपाइन में रहती हूँ और जिस वक्त ये कहानी शुरू हुई थी उस वक्त 30 दिसंबर था और दोपहर के 4:30 बजे होंगे या इससे ज़्यादा का वक्त था और मेरे अब्बू दूसरे शहर में कुछ ख़रीदने के लिए गए हुए थे। उस टाउन के बाज़ार में बहुत ही फ्रेश चीज़ें अवेलेबल होती हैं और जो चीज़ भी आप चाहें आपको वहाँ से फ्रेश मिलेगी। अब्बू हमारे नए साल की तैयारियों के लिए ज़रूरी चीज़ें लेने गए थे।
जैसे ही मेरे अब्बू ने हमें बाय किया, मेरी बहन मीका ने आह भरी और अब्बू के बारे में फ़िक्रमंद दिखाई दी। मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि वो हमेशा अब्बू के साथ हर जगह जाना चाहती थी। मैंने सोचा कि वो शायद इसी वजह से परेशान हो गई है। खैर, मैंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, लिहाजा हमने गुड बाय किया और घर में हम जो काम कर रहे थे वही करने के लिए हम घर वापस आ गए। 5 बजे के करीब का टाइम था और अंधेरा तेज़ी से बढ़ रहा था। सूरज गुरूब होने का टाइम तो नहीं था, मगर बहुत ही तेज़ी से रोशनी अंधेरे में बदलती जा रही थी। मैं परेशान होने लगी कि अब्बू अभी तक वापस नहीं आए। आपको बताती चलूं कि मेरी माँ घर पर नहीं थी क्योंकि वो ओवरसीज़ काम करती हैं, और जब मेरे अब्बू दूसरे शहर गए हुए थे तो घर में मैं ही थी जो अपनी बहन की देखभाल की जिम्मेदार थी। मैं अपने कमरे में स्पीकर ऑन करके डांस कर रही थी, और डांस की कोई ख़ास वजह तो नहीं थी, बस बैठे बैठे बोर हो रही थी इसलिए। उसी वक्त मेरी बहन मीका अचानक से परेशान चेहरे के साथ दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसने ऐसी बात कही जो मुझे अभी तक कराहत देती है। मेरी बहन ने कहा, आपी, अब्बू का मुंह टेप से ढका हुआ है और उनके हाथ उनकी पीठ से बंधे हुए हैं। फिर उसने मुझे समझाना शुरू किया और ये बताना शुरू किया कि उसने उन्हें कैसे देखा। मैं चौंक गई। मैंने स्पीकर को ऑफ कर दिया और अपना फ़ोन उठाया और चेक किया कि कहीं अब्बू ने मुझे कॉल तो नहीं की और क्या कोई मैसेज वगैरह तो नहीं किया हुआ, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं घबराई हुई थी और उसी वक्त अपनी माँ और अपने बॉयफ्रेंड से रब्ता किया ताकि मैं ये बता सकूं कि अभी मेरी बहन ने मुझे क्या बताया है। कई मिनट से इंतज़ार करने के बाद मैंने ड्राइववे में अपने अब्बू की बाइक की आवाज़ सुनी। मैं बाहर भागी और उन्हें गले लगा लिया, और जब मैंने उनके जिस्म के किसी हिस्से पर कोई ज़ख्म ना देखा तो मैं रो पड़ी। लेकिन ये इस कहानी का असल एंड नहीं था। जब हम खाना खा रहे थे तो मेरे अब्बू ने वजाहत की कि उन्हें देर कैसे हो गई थी। उन्होंने बताया कि जब वो गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने अचानक रोड पर बहुत बड़ा रश देखा। अब्बू ने बताया कि मैं तो बहुत ही घबरा गया था और ये जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हो रहा है। आखिरकार उन्हें मालूम हुआ कि सड़क पर 2 लोग मरे हुए थे, और उससे भी बदतर बात ये थी कि उनके हाथ अभी तक बंधे हुए थे और उनके मुंह पर टेप लगी हुई थी, और दोनों को सर के पिछले हिस्से में गोली मार दी गई थी। मैं बहुत डरी हुई थी और मेरी बहन ने मुझसे जो कुछ कहा था उसकी वजाहत करते हुए मैंने बात ख़त्म की। अब्बू ने इसे मजाक के तौर पर लिया, लेकिन मैंने इस बात को हरगिज़ मजाक नहीं समझा। मेरी बात का मतलब ये है कि मेरी 3 साल बहन इस चीज़ को कैसे जान सकती है, जैसे बांधना और मुंह पर टेप लगाना, शायद फिल्में या टीवी देखने की वजह से। लेकिन मुझे याद आया कि मेरी बहन तो टीवी देखती ही नहीं थी, और उसको तो टीवी देखने से नफरत थी। हेलो दोस्तों, ये वाक़या मेरे साथ 2 माह पहले पेश आया था। मैं म्यांमार में रहता हूँ। ये एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। आज मेरे स्कूल में एक नॉर्मल दिन था। आमतौर पर मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ और मैं 1 बजे स्कूल से वापस घर पहुँच जाता हूँ। स्कूल के बाद मैं घर में अकेला था। यही मेरी रूटीन थी कि मेरे अब्बू अक्सर औकात घर पर मौजूद नहीं होते थे। मैं बोर हो रहा था, इसलिए मैंने अपने कज़न और अपने बेस्ट फ्रेंड को गेम्स खेलने और एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए इनवाइट किया। चंद घंटों के बाद किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। पहले तो मैंने सोचा कि मेरी अम्मी होंगी, क्योंकि आमतौर पर मेरे अलावा घर की दूसरी चाबी मेरी अम्मी के पास होती है, और शायद वो घर के मेन का लॉक खोलकर अंदर आ गई हों और अब मेरा दरवाज़ा नॉक कर रही हों। मगर जब मैंने खिड़की में से देखने की कोशिश की तो ये एक बड़ा आदमी था। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो 35 से 40 साल उम्र का हो। वो बहुत ही लंबा था और उसके बाल बहुत ही गंदे थे। मैंने उसे देखकर इग्नोर कर दिया और उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। बाद में मैं अपने पागलपन की वजह से घर से बाहर निकला, क्योंकि मुझे स्टोर से कुछ स्नैक्स बाय करने थे, और यकीनन वो शख्स जेब में चाकू लिए
अभी तक वहीं पर मौजूद था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पर हमला कर देगा। चूँकि मेरे करीब ही ईंटें पड़ी हुई थी, मैंने एक ईंट उठाकर उसके सर पर दे मारी और उसे नीचे गिरा दिया। वहाँ पर मेरे सामने एक वैन खड़ी थी जो लगता था कि इसी आदमी की होगी। और जब मैंने वैन का साइड डोर खोला तो अंदर एक लड़की सीट पर रस्सी के साथ बंधी हुई थी। क्योंकि मैं उस वक्त 12 साल का था तो मेरे लिए यह सिचुएशन बहुत ही खौफनाक थी। मैंने डरते डरते लड़की को खोला और जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया और वहाँ बुलाया। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच गई और उस आदमी को उन्होंने पकड़ लिया। लड़की ने मुझे बताया कि वो भी शॉप से स्नैक्स लेने ही जा रही थी। अजीब इत्तेफाक की बात है कि वो भी स्नैक्स लेने के लिए जा रही थी और बदकिस्मती से उसको किडनैप कर लिया गया। और उसकी खुशकिस्मती ये थी कि मैं भी सेम उसी वक्त शॉप के लिए निकला था और मैंने उसे रस्सी से आज़ाद कर दिया। मेरे दोस्त और मेरे कज़न को अभी तक इस बात का इल्म ही नहीं है, क्योंकि वो फोर्टनाइट खेलने में मसरूफ़ थे और घर के अंदर ही बैठे हुए थे। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की है कि अगर ईंटें पड़ी होती तो मैं मदद कैसे करता, और वो आदमी मेरे और उस लड़की के साथ ना जाने क्या कर देता। ये एक खौफनाक कहानी है जो मेरे साथ पेट सिटर के तौर पर काम करते हुए पेश आई थी। पेट सिटर का मतलब है कुत्तों की देखभाल करना या पालना। एक दिन मुझे इंटरनेट पर एक शख्स मिला। उसने कहा कि वो पेट सिटर के लिए बहुत सारे पैसे अदा करेगा, लिहाजा आप उसके पास काम कर लें। और चूँकि उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने उसके कुत्ते की 3 दिन तक देखभाल करने का फ़ैसला किया। जब मैं उसके घर के सामने पहुंचा तो दरवाजे पर लिखा हुआ था, काशन बी अवेयर ऑफ डॉग, यानी कुत्तों से होशियार रहो का निशान बना हुआ था। और हवा में सड़े हुए खाने की बू आ रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से एक आदमी की आवाज़ सुनी। उसने कहा, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। और फिर मैंने भौंकने की आवाज़ सुनी। भौंकने की आवाज़ किसी शैतानी कुत्ते की तरह लग रही थी। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर गया तो मुझे घर में कोई नज़र नहीं आया। मैंने कहा, कोई है यहाँ? और मैं कुत्ते को कमरे में हाँफते हुए सुन सकता था। आवाज़ करीब से करीब आती गई। जब मैं मालिक को ढूंढ रहा था तो अचानक कुत्ता सामने नज़र आ गया और मैं हैरत से चीखा। बात कुत्ते से डरने की नहीं है, क्योंकि ये एक कुत्ता नहीं बल्कि एक इंसान था। एक शख्स चारों कोनों में रेंग रहा था और मेरे करीब इस तरह आ रहा था जैसे वो पालतू कुत्ता हो। वो 30 साल की उम्र का एक आदमी दिखाई देता था। उसके गले में कुत्ते का कॉलर था। उसने खाल की तरह का कपड़ा पहना हुआ था जिसने उसके पूरे जिस्म को ढांप रखा था, और उसकी हिप के साथ एक मसनूई दुम लगी हुई थी। उसने मुझसे कहा कि आप वो हैं जो अगले 3 दिन तक मेरा ख्याल रखेंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसने अपनी हिप को ज़ोर से हिलाया तो उसकी दुम हिल रही थी। अब वो चारों तरफ चलते हुए किचन की तरफ जाने लगा और बोला, खाना यहाँ है। ये वो गोश्त है जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसने अपना हाथ इस तरह हिलाया जैसे कुत्ता अपने बच्चे को बुला रहा हो। जो ही उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर गोश्त के गहरे सुर्ख टुकड़ों का ढेर लगा हुआ था। ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं पीछे हट गया। वो मेरी तरफ भागा और उसने अपना सर मेरी टांगों में आके दे मारा और मैं ज़ोर से चीखा और कहने लगा कि आप इसी तरह खाली हाथ मेरे सामने खड़े रहने के लिए तैयार हैं? मेरा सर दबाओ, प्लीज़ मेरा सर दबाओ। मैं इतना उलझा हुआ और खौफज़दा था कि मैं चीख पड़ा। फिर वो मेरे हाथ चाटने लगा। चंद सेकंड बाद एक खौफनाक बदबू मेरी नाक से टकराई और मुझे तो चक्कर आने के साथ साथ वोमिटिंग भी होने लगी। जब वो भौंकने लगा तो मैंने उसे हाथ से पीछे धकेल दिया और मैं दरवाजे की तरफ भागने लगा। उसके भौंकने की आवाज़ बिल्कुल कुत्ते जैसी थी। मैंने लात मारकर सामने का दरवाज़ा खोला और भागने लगा, और भागते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखने की गलती की। वो बहुत तेज़ रफ्तार से मेरे पीछे भाग रहा था।
मैं इतना घबरा गया था, मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं मदद के लिए पागलों की तरह चीखता रहा, मेरी मदद करो, यहाँ एक पागल कुत्ता है, प्लीज़ मेरी मदद करो। लोगों ने अपने सर खिड़कियों से बाहर निकाले और देखा कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने इस आदमी को मेरी तरफ भागते देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इससे पहले कि मैं कुछ जान पाता, वो पागल कुत्ता मेरे सामने आ गया और उसने हाँफना शुरू कर दिया और मुझे काटने के लिए उसने अपने होंठ खोलकर दांत दिखाना शुरू कर दिए। मैं उसके काले स्याह मसूड़े और पीले दांत देख सकता था। वो गर्जदार आवाज़ के साथ मेरे ऊपर झपटा। मेरी टांगें पागलों की तरह कांप रही थी। उसी लम्हे एक शख्स बेसबॉल के बल्ले के साथ दौड़ता हुआ आया और उस पागल कुत्ते को चिल्लाकर चला गया। पागल आदमी ने उसे देखा और भौंकने लगा। पागल कुत्ता उस आदमी के पीछे गया और उसकी टांग काट ली। उस आदमी ने दर्द से चिल्लाकर उस पागल कुत्ते के सर पर बल्ला दे मारा। शुक्र है उसने पागल कुत्ते को भागने पर मजबूर कर दिया। कुत्ते ने कराने की तरह आवाज़ निकाली। सारा मंजर अनबिलीवेबल था और मैं इस कदर हिल गया था कि मैं बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें ले सकता था। उस शख्स की टांगों पर कुत्ते के दांत के निशान थे और कुछ खून भी लगा हुआ था, लेकिन उस आदमी ने कहा कि ये कोई सीरियस चोट नहीं है और उस पर पट्टी बांधने के लिए अपने घर चला गया। मैंने कई बार उसका शुक्रिया अदा किया और उसने मुझसे कहा, यह इस तरह का पहला वाक़या नहीं है। माजी में एक नौजवान इस घर में एक पेट सिटर के तौर पर काम करने के लिए गया था और उस पागल आदमी ने उसे काट लिया, जिससे उसकी टांग पर 30 टांके लगे थे। वो पागल आदमी पहले भी एक बार जेल जा चुका है। एक बार जब वो पागल आदमी आपको काट ले तो उस वक्त तक जाने नहीं देगा जब तक कि उसके सर पर कोई चीज़ ना मारे। याद रखें, आपको वाकई उसके सर पर अपनी पूरी ताकत से मारना चाहिए। उसके बाद मैंने फिर कभी पेट सिटर के तौर पर काम नहीं किया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो पागल आदमी कौन था और अब क्या कर रहा होगा। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और नई वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।